वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की अगली क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है सिंप्लेक्स मेथड। लास्ट लेक्चर्स में हमने एलपीपी की फॉर्मुलेशन और ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात की है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं इसे। ठीक है, तो हम आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड, ये बहुत इजी टॉपिक है। इसके ऊपर काम करना बहुत आसान रहता है, सिर्फ कैलकुलेशन रहा करती है इसके अंदर। लेकिन जितना ये आसान समझने में है और यूज करने में है, उतना ही मुश्किल काम से समझाना है, एक्सप्लेन करना है। तो अगर मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूं तो मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ आपको वर्किंग रूल दे रहा हूं, जिसकी हेल्प से आप एग्जाम में इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और आपको काफी नॉलेज इसकी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लेक्स मेथड को। काम हमारा वही है अभी भी, एक एलपीपी गिवन होगी जिसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसे या तो मैक्सिमाइज करना होगा या फिर मिनिमाइज करना होगा। साथ में कुछ कंस्ट्रेंट गिवन होंगे, 2 3 4 5, कोई इशू नहीं है कि अब कितने भी हो जाए। ग्राफिकल में तो बाउंडेशन थी कि 2 ही वेरिएबल की प्रॉब्लम चाहिए, इसमें कितने भी वेरिएबल की प्रॉब्लम हो कोई मैटर ही नहीं करता है हमें, कितने भी कंस्ट्रेंट क्यों ना हो। तो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, साथ में कुछ कंस्ट्रेंट होंगे, साथ में होगी कंडीशन ऑफ फिजिबिलिटी, लाइक एज मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे आपके लिए। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है इसे या तो मैक्सिमाइज करना होगा या फिर मिनिमाइज। आज जो मैं मेथड दूंगा आपको, आज हम जिस मेथड को डिस्कस करेंगे उसमें सिर्फ उन्हीं एलपीपी का सॉल्यूशन मिल पाएगा जो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है। जो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम वाली है उसके ऊपर जो वीडियो है वो अगला आएगा, उसमें अलग कंसेप्ट अलग मेथड का यूज करना पड़ता है। तो आज तो आप सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम से डील करना सीख पाएंगे एलपीपी की जिनमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, सिंप्लेक्स मेथड को समझने से पहले आपको थोड़ा सा इक्वेशन के सॉल्यूशंस को समझना होगा। सो सपोज करें आपके पास कोई इक्वेशन सिस्टम है। सपोज x प्लस वाई इक्वल 4 है, x माइनस वाई 3 है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। दोनों को ऐड किया, 2x इज 7, x इज 7/2, x की वैल्यू यहां रिप्लेस की, y इज 1/2। कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि इक्वेशन दो ही रहे, वेरिएबल 3 हो जाए, इसमें z और इसमें 2z, इसमें 2z ऐड कर दिया जाए और इसमें z ऐड कर दिया जाए, देन अब अगर कहीं भी ऐसा होता है कि आपके पास इक्वेशंस कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो जाए, तो इस इक्वेशन सिस्टम के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। कैसे? अगर इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज्यादा है, तो आप क्या करें, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में से कोई एक सॉल्यूशन निकालने के लिए z को 0 पुट कर लें। भाई सॉल्यूशन का मतलब यही तो है, वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन सिस्टम को सेटिस्फाई करे। अगर मैं z को 0 पुट करता हूं तो ये दो इक्वेशन बचती है, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेता हूं, ये वैल्यू आती है। देखो x y z की वैल्यू आप पुट करें, इक्वेशन सिस्टम सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट टाइम मैं पुट कर देता हूं जी z को -1। ऐसा करने पर x प्लस y क्या आ जाएगा 6 और x माइनस y 4। अब सॉल्व कर लें, आप दोनों को ऐड किया, 2x इज 10, x इज 5, y इज 1। ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन था इस इक्वेशन सिस्टम का। अब आप चाहें तो x को 0 पुट कर लें, तो क्या आएगा y प्लस 2z 4 माइनस y प्लस z इज 3। दोनों को ऐड किया, 3z इज 7, z इज 7/3। z को 7/3 यहां रिप्लेस कर लीजिए, y निकल के आ जाएगा 3 माइनस 7/3, 2/3 माइनस साइन के साथ। ये भी एक सॉल्यूशन है। आप चाहे तो y को 0 पुट कर लें, तो इक्वेशन सिस्टम क्या बचेगा, x प्लस 2z
एंड x प्लस जेड इक्वल 3x प्लस 2z इज 4। इस इक्वेशन से इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की, z इज 1, z को 1 पुट किया, x इज 2, ये भी एक सॉल्यूशन है। y को 2 डाल दीजिए, एक और सॉल्यूशन। y को -2 डाल दीजिए, एक और सॉल्यूशन। z को 3 पुट कर लीजिए, एक और सॉल्यूशन। x को -7 पुट कर लीजिए, x को 10 पुट कर लीजिए। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इन सभी सॉल्यूशंस में से ध्यान से सुनिएगा, वो सॉल्यूशन, इन सभी सॉल्यूशंस में से वो सॉल्यूशन जिसमें जितनी इक्वेशंस हैं उतने वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली जाए, बाकी वेरिएबल्स को 0 पुट कर दिया जाए, वे सॉल्यूशन कहलाएंगे बेसिक सॉल्यूशंस। दीज सॉल्यूशंस आर नोन एज बेसिक सॉल्यूशंस। कौन से वाले? जब हम इक्वेशन सिस्टम में देखते हैं कि वेरिएबल्स ज्यादा है, इक्वेशंस कम है, तो जितने वेरिएबल्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं उन्हें हम 0 पुट करके जितनी इक्वेशन से उतने वेरिएबल्स बना लेते हैं, तो जो सॉल्यूशन मिलता है उसे हम कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन। जैसे z को 0 पुट करके मैंने दोनों इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व किया, ये सॉल्यूशन आ गया, है ना। x को 0 पुट करके सॉल्व किया, ये सॉल्यूशन आ गया। y को 0 पुट करके सॉल्व किया, तो ये सॉल्यूशन आ गया। तो जो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, दीज आर नोन एज बेसिक सॉल्यूशंस। ऐसे ही अगर एक वेरिएबल और एक्स्ट्रा कर दिया जाए, सपोज u 3u और 5u, तो अब दो इक्वेशन 4 वेरिएबल है, तो आप 2 को 0 पुट करें। u को 0 पुट किया, z को 0 पुट किया, u को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया, u को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया। अगली बार z को 0 पुट कर लो, x को 0 पुट कर लो, u और v के लिए सॉल्व कर लो, एक और बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइम z को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो, u निकाल लीजिए, x निकाल लीजिए, एक और बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइम x 0 पुट कीजिए, y 0 पुट कीजिए, u निकाल लीजिए और z निकाल लीजिए, ये एक सॉल्यूशन, ये भी एक बेसिक सॉल्यूशन। ऐसे हमारे पास बहुत सारे बेसिक सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। इन सभी बेसिक सॉल्यूशंस में से जो सॉल्यूशन वेरिएबल की नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा उसे आप कहेंगे उसे आप कहेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। कौन से वाला भैया? जो सॉल्यूशन बेसिक होने के साथ साथ नॉन नेगेटिव भी रहेगा उसे हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का नाम देंगे। FESIABLE, फिजिबल। मैं आपको एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। अगर ऐसा हो कि इक्वेशंस कम हो, वेरिएबल्स ज्यादा हो, कितने ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सॉल्यूशंस ऐसे निकालें कि जितने वेरिएबल्स एक्स्ट्रा हैं नंबर ऑफ इक्वेशन से, उन्हें 0 पुट कर दें, बाकी जो वेरिएबल्स बचते हैं उनके लिए सॉल्व कर दें। अगर हम ऐसे सॉल्यूशंस निकालेंगे तो जो सॉल्यूशंस बनेंगे इन्हें कहा जाएगा बेसिक सॉल्यूशंस। ये काफी सारे निकाले जा सकते हैं। इन सभी बेसिक सॉल्यूशंस में से जो सॉल्यूशन पॉजिटिव भी रहता है या कहें नॉन नेगेटिव रहता है, वो सॉल्यूशन कहलाता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो हमें एलपीपी को सॉल्व करके, क्योंकि यहां पे कंस्ट्रेंट कितने भी हो सकते हैं, हमें एलपीपी को सॉल्व करके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होता है, और वो वाला बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होता है जो जेड की ऑप्टिमम वैल्यू देता हो। दैट मींस अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो जेड की सबसे बड़ी वैल्यू देता हो, मिनिमाइजेशन की है तो जेड की सबसे छोटी वैल्यू देता हो। उस सॉल्यूशन को जो हमें जेड की ऑप्टिमम वैल्यू भी देगा, ऑप्टिमम में कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूं मैक्सिमम की प्रॉब्लम के लिए और मिनिमम की प्रॉब्लम के लिए, तो जो सॉल्यूशन बेसिक होने के साथ साथ पॉजिटिव रहेगा, नॉन नेगेटिव रहेगा, फिजिबल रहेगा, बेसिक फिजिबल, और जेड की ऑप्टिमम वैल्यू भी दे देगा, उसे हम कहेंगे ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और हमें एलपीपी को सॉल्व करके इसी को फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए इसे हम फाइंड करेंगे कैसे, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो एलपीपी को सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो जो हमें कंस्ट्रेंट दिए गए हैं ये इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, इक्वल नहीं है।
हम पहले इन्हें इक्वल बनाएंगे। इन्हें इक्वल बनाने के लिए हम नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिन्हें हम कहेंगे स्लैक वेरिएबल्स। जैसे x प्लस वाई अगर लेस इक्वल है r से तो कुछ अमाउंट लेस होगा या फिर इक्वल होगा, ये तो पॉसिबिलिटी है। तो मैं जितना अमाउंट लेस है उसे s एज्यूम कर लेता हूं, तो ये इक्वल हो जाता है। तो जिस अमाउंट को हम ऐड करते हैं इनइक्वालिटी को इक्वलिटी बनाने के लिए, जिस वेरिएबल को ऐड करते हैं उसे कहा जाता है स्लैक वेरिएबल। तो आप सिंपलेक्स मेथड से एलपीपी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप स्लैक वेरिएबल्स का यूज करते हुए जो कंस्ट्रेंट है इन्हें इक्वल में कन्वर्ट कर लोगे ऑन यूजिंग स्लैक वेरिएबल्स। कितने कंस्ट्रेंट हैं आपके पास? 1 2 3। तो हम 3 स्लैक वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, s1 s2 s3। वी गेट, हमें क्या मिलता है देखते रहिएगा, x1 प्लस x2 लेस इक्वल है 4 से, मैं इसमें s1 ऐड कर देता हूं और इक्वल 4 बना देता हूं। 3x1 प्लस 8x2 लेस इक्वल है 24 से, इसमें वेरिएबल s2 ऐड किया, इसे इक्वल 24 कह दिया। 10x1 प्लस 7x2 लेस इक्वल है 35 से, इसमें s3 ऐड किया, इसे इक्वल 35, ये 35 हो गया। और जाहिर सी बात है जो अमाउंट हमने ऐड किया है ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो और कम हो जाएगा, इक्वल कहां बनेगा? तो x1 x2 s1 s2 s3 ऑल आर पॉजिटिव। चलिए तो कंस्ट्रेंट बन गए। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? मैक्सिमाइज z इक्वल 5x1 प्लस 7x2। वेल, हमने एलपीपी को फॉर्म करते हुए देखा था जब हम इसकी फॉर्मुलेशन सीख रहे थे कि जो z है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हम करते हैं तो हम x1 क्वांटिटी एज्यूम करते हैं, जो मल्टीप्लाई में आता है ये वेरिएबल की कॉस्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 की कॉस्ट 5 होगी, s2 की कॉस्ट, x2 की कॉस्ट 7 होगी, जैसा प्रॉब्लम में दिया गया है। एक बार फिर बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट होते हैं ये इन वेरिएबल्स की कॉस्ट कहलाती है, इसी के ऊपर हमारा प्रॉफिट या लॉस डिपेंड करता है। तो अब जो वेरिएबल्स मैंने इंट्रोड्यूस कराए हैं s1 s2 s3, इनके ऊपर तो प्रॉफिट डिपेंड ही नहीं करता, तो इनकी कॉस्ट होगी वो 0 ली जाएगी। 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है आपको यहां तक। इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने अब तक क्या किया, एलपीपी में जो कंस्ट्रेंट थे उसमें स्लैक वेरिएबल यूज करते हुए लेस इक्वल को हमने इक्वल बना लिया। अब हमें करना क्या है, हमें इस प्रॉब्लम का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है ऑप्टिमम होने के साथ साथ। तो आप जब यहां पे देखते हैं तो आप पाएंगे कि जितने कंस्ट्रेंट थे उतने तो हमने स्लैक वेरिएबल यूज कर लिए भाई। 3 कंस्ट्रेंट थे, 3 स्लैक वेरिएबल यूज हुए, s1 s2 s3, और कुछ वेरिएबल्स हमारे पास पहले से हैं x1 x2। तो यहां पे ये होना ही होना है, अवश्यंभावी घटना है कि जितनी इक्वेशंस हैं आपके पास उससे ज्यादा वेरिएबल्स हो जाएंगे। हो रहा है, देखो 3 इक्वेशन है, वेरिएबल 5 हो गए, x1 x2 s1 s2 s3, क्योंकि जितनी इक्वेशंस है उतने तो हमने वेरिएबल्स ही ऐड कर दिए भाई, कुछ पहले से भी थे तो वेरिएबल्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले बताया, जैसा हमने अभी चर्चा की, डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग यहां पर अगर हमें बेसिक सॉल्यूशन निकालना है तो जितने वेरिएबल्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं उन्हें 0 पुट करेंगे, बाकी जितनी इक्वेशंस हैं उतने वेरिएबल्स हमारे पास बच जाएंगे, उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। उनमें से जो पॉजिटिव भी रहेगा वो होगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। उन सॉल्यूशंस को हम यहां डालेंगे सभी को, जो जेड की सबसे बड़ी वैल्यू देगा सॉल्यूशन वो हो जाएगा ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन।
तो या तो भैया आप ये करें कि x1 x2 को 0 पुट करें, x1 s1 को 0 पुट करें, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन है, 5 वेरिएबल है, तो हम 2 को 0 पुट करेंगे, बाकी 3 के लिए सॉल्व करते रहेंगे। ऐसे हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। पहले x1 x2 0 पुट किया, s1 s2 0 पुट किया, s2 s3 0 पुट किया, s1 s3 0 पुट किया, x1 x2 0 पुट किया, x1 s1 0 पुट किया, x1 s2 0, बहुत सारे सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं। सभी सॉल्यूशंस निकालें आप, जो पॉजिटिव आए उन्हें वहां डालते रहें। जिस भी सॉल्यूशन पर z सबसे बड़ी वैल्यू देगा वो हो जाएगा ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। दैट्स इट, एलपीपी सॉल्व। लेकिन ये जो काम है इतना आसान नहीं है। अभी तो आप फिर भी कर लेंगे, अगर इक्वेशंस 6-7 हो जाए, वेरिएबल्स 10-15 हो जाए, तो ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए जो मेथड डेवलप किया है एलपीपी को सॉल्व करने के लिए, उसी का नाम सिंप्लेक्स मेथड है। सिंप्लेक्स, सिंपल मेथड। तो आइए अब हम इसी को यूज करना सीखते हैं। तो सिंप्लेक्स मेथड में हम करेंगे क्या? सिंप्लेक्स मेथड में हम एक कोई भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पिक करेंगे, उसे नाम देंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का। चेक करेंगे कि सॉल्यूशन पे हमें z की ऑप्टिमम वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है। मिल जाती है तो अच्छी बात है, काम खत्म हो गया। नहीं मिलती है तो उसे फिर हम आगे आइट्रेट करेंगे, प्रतिशोधन, एक दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जो उसे बेटर वैल्यू देगा हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, z की, रहेगा वो भी बेसिक फिजिबली। दैट मींस जितने इक्वेशंस हैं उतने वेरिएबल्स हम सॉल्व करके निकालेंगे, बाकियों को 0 पुट करेंगे। जिन्हें 0 पुट करेंगे उन्हें कहा जाएगा नॉन बेसिक वेरिएबल, और जिनकी वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे उन्हें हम कहेंगे बेसिक वेरिएबल। भाई 5 इक्वेशंस है ना, तो हम 2 को 0 पुट करेंगे, 3 को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बेसिक बनेगा। तो जिन्हें 0 पुट करेंगे उन्हें कहेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल, और जिनकी वैल्यू हम सॉल्व करके निकालेंगे उन्हें कहेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल। जी साहब। तो हम सिंप्लेक्स मेथड में एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पिक करेंगे, z की वैल्यू चेक करेंगे, ऑप्टिमम आई या नहीं आई। आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो हम उसी सॉल्यूशन की हेल्प से एक नया और अच्छा बेटर सॉल्यूशन, इंप्रूव सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उस पे z चेक करेंगे ऑप्टिमम आया नहीं आया। नहीं आया तो फिर हम उसी सॉल्यूशन की हेल्प से एक और बेटर सॉल्यूशन निकालेंगे, तब तक जब तक हमें एक ऐसा सॉल्यूशन ना मिल जाए जो बेसिक हो, फिजिबल हो और z की ऑप्टिमम वैल्यू देता हो। तो इसे करने के लिए आप सिंपल एक टेबल बनाएंगे जिसे हम कहेंगे सिंप्लेक्स टेबल। ये इस प्रॉब्लम की फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बन रही है। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बड़ा सिंपल है भाई, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, फिर वर्टिकल लाइन से कॉलम्स। जो पहला कॉलम है इसमें आप लिखेंगे सीबी, मैं बताऊंगा सीबी क्या है। एक बात हो रही है भैया, जो टेबल हम बनाएंगे ना सिंप्लेक्स मेथड की, ये हर ऑथर, हर राइटर अपने अपने तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूं, कुछ ऑथर्स इसे यूज करते हैं, कुछ ऑथर्स थोड़ा डिफरेंट सिंबल्स भी यूज कर लेते हैं, उससे परेशान मत होना, सब ठीक ही होते हैं, बस नोटेशंस वगैरह चेंज कर दी जाती है। तो हो सकता है आप जो टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हो उसको थोड़ा डिफरेंट बनाया गया हो। वेल, पहला कॉलम सीबी के लिए, अगला कॉलम जाएगा बेसिक वेरिएबल्स के लिए। अगले कॉलम में आप लिखेंगे बेसिक वेरिएबल्स। इससे अगला कॉलम जाएगा एक्सबी के लिए। बेसिक वेरिएबल्स के कॉलम को बेसिस भी कहेंगे, बेसिस जो सॉल्यूशन को स्पान कर रहा है। अगला कॉलम x1 के लिए, उससे अगला कॉलम x2, उससे अगला कॉलम x3। x3 तो है नहीं मेरे पास, s1 s2 s3 है, तो s1, उससे अगला कॉलम s2, उससे नेक्स्ट कॉलम s3। एक कॉलम में ब्लैंक छोड़ देंगे आप जी, ऐसे टेबल बना दी जाएगी एक। कैसे? पहला कॉलम सीबी, ये कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल कहते हैं इसे, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल। अगला कॉलम बेसिक वेरिएबल, उससे अगला एक्सबी, उससे अगला x1 x2, जितने भी वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3, दो ही है मेरे पास, x1 x2। आगे फिर सेलेक्ट वेरिएबल्स के कॉलम s1 s2 s3 के। ऊपर आप लिखेंगे cjs।
सीजे से मेरा मतलब होता है कॉस्ट। जैसे वेरिएबल x1 है तो इसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उस वेरिएबल का मल्टीपल, कोफिशिएंट क्या है? 5। तो x1 की कॉस्ट क्या हुई? 5। इसे आप यहां लिखेंगे x1 कॉलम के ऊपर। x2 की कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x2 का कोफिशिएंट क्या है? 7। s1 की कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में s1 का कोफिशिएंट क्या है? 0। s2 का कोफिशिएंट 0, s3 का कोफिशिएंट 0। तो ये इन वेरिएबल्स की कॉस्ट आ गई भैया। फिर आगे x1 के कॉलम में जो x1 के कोफिशिएंट्स हैं कंस्ट्रेंट के अंदर वो डाल देंगे 1 3 10। x2 के कोफिशिएंट्स 1 8 7, s1 के 1 0 0, s2 के 0 1 0, s3 के 0 0 1, xb जो इनके इक्वल है, या अभी रुक जाइए मैं बता दूं पहले आपको। देखो हमें क्या करना था, एक जो था आपको बता रहा था इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पिक करना है और उसी फिर हम आगे इंप्रूव करते जाएंगे, बेटर सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करते जाएंगे, यही सिंपलेस्ट मेथड है। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन क्या था? जितनी इक्वेशंस हैं उतने वेरिएबल्स हम सॉल्व करके निकालेंगे, बाकियों को जीरो पुट कर देंगे। तो ताकि हमें सॉल्व ना करना पड़े मैं उसके लिए x1 x2 को जीरो पुट करता हूं। s1 4 सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्योंकि s1 आगे कहीं है ही नहीं। x1 x2 को जीरो पुट करके s1 4, s2 24, s3 35 सॉल्व नहीं करना पड़ा हमें। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम बनाते हैं। एक वेरिएबल एक ही इक्वेशन में प्रेजेंट है, वो आगे कहीं प्रेजेंट ही नहीं है ना? तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो वेरिएबल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम बना रहे हैं वो वेरिएबल्स आप सॉल्व करके निकालेंगे, बाकी को जीरो पुट कर देंगे। तो x1 x2 जीरो पुट किया, s1 की वैल्यू 4, s2 की वैल्यू 24, s3 की 35। जिन्हें जीरो पुट किया वे हुए नॉन बेसिक वेरिएबल, जिनकी वैल्यू आपने निकाली सॉल्व करके वो हुए बेसिक वेरिएबल। तो बेसिक वेरिएबल पहली इक्वेशन से क्या हुआ? s1 यहां लिख दिया जाएगा बेसिक वेरिएबल। दूसरी इक्वेशन से बेसिक वेरिएबल क्या हुआ? s2। तीसरी इक्वेशन से बेसिक वेरिएबल क्या हुआ? s3। xb में इनकी जो वैल्यूज आई हैं, s1 की वैल्यू 4 आई, x1 x2 को जीरो पुट करके तो निकाला हमने भाई। 5 इक्वेशन है, सॉरी 3 इक्वेशन है, 5 वेरिएबल है, तो हम तीन वेरिएबल में 3 इक्वेशन रखेंगे, बाकी को जीरो पुट कर लेंगे तो ही तो सॉल्यूशन बेसिक बनेगा। तो मैंने इसके लिए x1 x2 को जीरो पुट किया, s1 4, s2 24, s3 35 आ गया, s2 24, s3 35 आ गया। cb में लिखा जाएगा जो वेरिएबल बेसिस में है, बेसिक वेरिएबल है, इनकी कॉस्ट। s1 की कॉस्ट क्या थी? 0, s2 की कॉस्ट 0, s3 की कॉस्ट 0। चलिए ये फर्स्ट टेबल बन गई, इसमें हमने रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। तो सॉल्यूशन क्या है? x1 x2 0 है, x1 भी 0 है, अभी x2 भी 0 है, x1 भी 0 है, और s1 की वैल्यू इसके सामने xb में 4 लिखी हुई है, s2 में 24 है, s3 में 35 है। अब हम चेक करेंगे कि जो सॉल्यूशन हमें मिला है ये ऑप्टिमम है या नहीं, ये z की सबसे बड़ी वैल्यू देता है या नहीं देता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप निकालेंगे zj माइनस cj। कंफ्यूज मत हो जाना भाई, कुछ राइटर्स cj माइनस zj भी निकालते हैं, मैं zj माइनस cj निकालूंगा, आप इसी को ध्यान रखिएगा। अबे zj क्या है? zj जो है भैया, जो cb है आपका, cb समझ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, इसमें वेरिएबल के कॉलम मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई, जैसे cb में अगर मैं x1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये z1 कहलाएगा, x1 ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई। cb इज 0, cb के ट्रांसपोज में x1 की मल्टीप्लाई करेंगे, cb कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल 0 0 0, x1 1 3 10, जैसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0 0 आ गया।
तो इसे आप सीधे टेबल में भी कर सकते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 0 में, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 0 में, प्लस 10 की मल्टीप्लाई 0 में। ये इसका Z1 आ गया। इसे हम लिखेंगे नीचे ZJ माइनस CJ। तो 1 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 10 इंटू 0 0 0 0 आया Z1 0। इस Z1 से C1 घटा देंगे आप, तो ये पहले वेरिएबल का ZJ माइनस CJ आएगा। 0 माइनस 5 माइनस 5। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ाएंगे इस प्रोसेस को। x2 वेरिएबल के लिए भी ZJ माइनस CJ में निकालूंगा। कैसे? जो कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल है इसके ट्रांसपोज में, यानी 0 0 0 में मैं x2 के कॉलम की मल्टीप्लाई करूंगा। x2 का कॉलम क्या है? 1 8 7। तो क्या बनेगा भैया? 1 इंटू 0 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 7, यानी कि 0। इसे आप टेबल में ही कर लेंगे। 1 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 0 0 माइनस 7 माइनस 7 0 प्लस 0 प्लस 0 0 माइनस 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 0। सभी वेरिएबल्स में निकाल लोगे। 0 प्लस 0 प्लस 0 0 माइनस 0 0। ZJ माइनस CJ हमने निकाल लिए। अगर ये ZJ माइनस CJ नॉन निगेटिव आ जाए तो समझिए जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन बन जाता ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अगर ये नॉन निगेटिव आते, निगेटिव ना आते तो 0 आते हैं, पॉजिटिव आते, तो सॉल्यूशन ऑप्टिमम था। Z की सबसे बड़ी वैल्यू इसी सॉल्यूशन पे मिल जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा अगर हुआ नहीं है तो हम अगला सॉल्यूशन ट्राई करेंगे। अगला सॉल्यूशन क्या होगा भैया? है तो बेसिक सॉल्यूशन ही, तो 5 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, किन्हीं 2 को 0 पुट करेंगे, किन्हीं 2 को सॉल्व करके निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं? एक वेरिएबल को ट्राई करके चेंज करते हैं, चेंज करके ट्राई करते हैं। अभी तो हमने x1 x2 0 पुट किए हुए हैं, s1 s2 s3 सॉल्व करके निकाले हैं। अगले सॉल्यूशन के लिए मैं इनमें से किसी एक को 0 पुट करूंगा और इनमें से किसी एक को सॉल्व करके निकालूंगा साथ में। एक नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मुझे मिलेगा, मैं उसे फिर चेक करूंगा वो ऑप्टिमम है या नहीं है। तो इसके लिए अब दो तो है नॉन बेसिक, 3 है बेसिक। इनमें से किसी एक को तो बनाएंगे नॉन बेसिक और इनमें से किसी एक को बना देंगे बेसिक, यानी कि नॉन जीरो। तो किसे बनाया जाए भाई? इसके लिए आप ZJ माइनस CJ चेक करेंगे। जिस भी वेरिएबल का ZJ माइनस CJ मोस्ट निगेटिव आएगा, सबसे ज्यादा निगेटिव आएगा, हम उसे अगली आइट्रेशन के अंदर, अगली टेबल के अंदर अगली टेबल के अंदर बेसिक वेरिएबल बनाएंगे। इसे हम एंटरिंग वेक्टर भी कहेंगे, एंटरिंग वेरिएबल भी कह देंगे। और इसका जो कॉलम है, इसे कहेंगे की कॉलम। दिस इज सेड टू बी की कॉलम, इसे की कॉलम कहेंगे आप। यानी अगली आइट्रेशन में मैं x2 की वैल्यू निकालूंगा सॉल्व करके। अब 0 पुट नहीं रहेगा, ये बन जाएगा अब बेसिक वेरिएबल। तो चूंकि इक्वेशन 3 ही है तो बेसिक तो 4 हो गए। इनमें से किसी एक को बनाना पड़ेगा नॉन बेसिक, इनमें से किसी को 0 पुट करना पड़ेगा। इसे हम ऐसे कहेंगे, इनमें से कोई एक वेरिएबल बेसिस छोड़ देगा, x1 x2 में से कोई एक वेरिएबल बेसिस में आ जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इनमें से कौन सा वाला वेरिएबल अब नॉन बेसिक वेरिएबल बनेगा या कहें बेसिस छोड़ेगा, उसके लिए आप निकालोगे मिनिमम रेशो। लास्ट कॉलम में मिनिमम रेशो, और आप XB वाले कॉलम को डिवाइड कर दोगे की कॉलम के एलिमेंट से, सिर्फ उनसे जो पॉजिटिव हैं। मतलब XB के कॉलम के एलिमेंट्स को आप की कॉलम के एलिमेंट से डिवाइड करोगे। 4/1 रेशो यहां लिखोगे, 4/1 क्या आया? 4। 24/8 क्या आया? 3। 35/7 क्या आया? 5। डिवाइड उससे ही करना है जो पॉजिटिव है। अगर ये निगेटिव होता तो मैं डिवाइड ना करता, खाली छोड़ देता, इसे बस ब्लैंक छोड़ देता। डिवाइड उसी से करना है जो पॉजिटिव है। फिलहाल सारे पॉजिटिव हैं, तो मिनिमम रेशो निकाल लिया। क्या करना था? XB वाले कॉलम के एलिमेंट्स को
की कॉलम के एलिमेंट से डिवाइड किया, रेशो यहां लिखा। सिर्फ उनसे डिवाइड करना है जो पॉजिटिव है, जो निगेटिव या जीरो होंगे उनसे डिवाइड नहीं किया जाएगा, वो कॉलम ब्लैंक ही छोड़ देंगे वो तो आप। इसके बाद आप चेक करोगे कि इनमें से कौन से वाला रेशो सबसे कम है, 3। जिस रो के लिए ये रेशो सबसे कम आया, मिनिमम आया, वो रो बन जाएगी की रो। दिस इज सेड टू बी की रो, ये कहलाएगा की कॉलम। की कॉलम तो की रो के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल बेसिस में है, अगले आइटरेशन में इसे आप जीरो पुट करेंगे, यानी कि नॉन बेसिक वेरिएबल बना देंगे, और इसकी जगह बेसिक वेरिएबल कौन सा बनेगा, x2। तो s2 बेसिस से चला जाएगा, x2 बेसिस में एंटर कर जाएगा। एक और हमारे पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए, तो अगली टेबल बहुत ध्यान से देखते रहना भाई, सारा सार इसी के अंदर है। तो आप एक और टेबल तैयार करेंगे। पहला कॉलम वही कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, अगला कॉलम बेसिक वेरिएबल, अगला कॉलम xb, नेक्स्ट कॉलम x1, नेक्स्ट कॉलम x2, नेक्स्ट कॉलम s1, नेक्स्ट कॉलम s2, नेक्स्ट कॉलम s3, नेक्स्ट कॉलम मिनिमम रेशो के लिए ब्लैंक छोड़ दिया। चलिए, तो अगली टेबल की एंट्री देखा कैसे फिल करेंगे। s1 ही रहेगा। अब s2 बेसिस छोड़ चुका है, s2 नॉन बेसिक बनाया जा चुका है, इसकी जगह बेसिक बन गया x2, तो s2 रिप्लेस हो जाएगा x2 से, यहां आप x2 लिखेंगे। s3 अनचेंज रहेगा। यहां पर इनकी कॉस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल का मल्टीपल। s1 की कॉस्ट 0 है, s3 की कॉस्ट 0 है, x2 की कॉस्ट 7। अब आगे की एंट्री के लिए आपको क्या करना है, देखो जिस भी वेरिएबल को स्टार्टिंग से हमने बेसिक वेरिएबल बनाया, वो वेरिएबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम बना रहा था। s1 पहले इक्वेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम बना रहा था, s2 सेकंड से, s3 थर्ड से। तो जो भी वेरिएबल बेसिस में आएगा, बेसिक वेरिएबल बनेगा, हम उसके कॉलम को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, की कॉलम की रो के इंटरसेक्शन को 1 बनाना है, और इसकी हेल्प से, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसकी हेल्प से इन दोनों एंट्री को 0 बनाना है। यानी कि इसमें से इसका मल्टीपल घटाएंगे जोड़ेंगे, इसमें से भी इसका मल्टीपल घटाएंगे या जोड़ेंगे, इन्हें 0 बना लेंगे। तो अब इसे 1 बनाने के लिए हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं, पूरी रो को। यहां तक डिवाइड होगा, इसे डिवाइड नहीं होता क्योंकि वो कॉस्ट है, कॉस्ट तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऊपर है, बस आप यहां तक डिवाइड करेंगे। इसे 8 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, 3 by 8, 8 by 8 1, 0 by 8 0, 1 by 8 0। तो की रो की कॉलम का इंटरसेक्शन जो था, की एलिमेंट 1 बन चुका है। अब इसकी हेल्प से इसे 0 बनाएंगे। ये इस तरह से हुआ जैसे इस पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दिया हो मैंने। ये ऑपरेशन इस तरह से हुआ जैसे इस पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दिया गया हो, और कुछ अलग नहीं है। अब इसकी हेल्प से इसे 0 बनाऊंगा, तो इस रो में से इस रो का 1/8 टाइम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 4 माइनस इसका 1/8, 24/8, 3, 4 माइनस 3 1। इसमें से इसका 1/8 सब्ट्रैक्ट किया, 1 माइनस 3/8, 5/8, 1 माइनस 1/8, 1 माइनस 1/8 ऑफ 8, 1 माइनस 8 इंटू 1/8, 1 माइनस 1 0, ये 0 हो गया। 1 माइनस 0 1 रहा, 0 माइनस 1/8 माइनस 1/8 आ गया, 0 माइनस 0 0 रहा। तो हमने इसे 1 बना लिया, इसकी हेल्प से इस एलिमेंट को 0 बना लिया। अब इसी की हेल्प से इसे भी 0 बनाना है। तो अब इस रो में से इस वाली रो का 7/8 टाइम में सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। क्यों, 7 माइनस 7/8 होगा इसका, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। तो इस रो में से इसका 7/8 टाइम सब्ट्रैक्ट किया, 35 माइनस 24 इंटू 7/8,
3 21 35 माइनस 21 14। इस रो में से इसका 7/8 टाइम सब्ट्रैक्ट किया, 10 माइनस 21/8, 10 माइनस 21/8 59/8, 80 माइनस 21 59। 7 माइनस 7 पड़ेगा 0, 0 माइनस 0 पड़ेगा 0, 0 माइनस इसका 7/8 माइनस 7/8, 1 माइनस 0 1। ऊपर फिर वही सीजेज क्या क्या थे 5 7 0 0 0, नीचे फिर वही जेड जे माइनस सीजे। ये अगला सॉल्यूशन हो गया। घबराओ मत, बहुत आसान है। एक दो प्रॉब्लम में ही दिक्कत आती है, एक्सप्लेन करने में टाइम ज्यादा लगता है, करने में कोई 5 मिनट लगनी है आपको जब आप ट्राई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इस वेरिएबल का जेड जे माइनस सीजे निकालेंगे कैसे? जो सीबी वाला कॉलम है इसमें x1 की मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ते रहेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 21/8 प्लस 0, 21/8 आया जेड जे माइनस सीजे करेंगे 21/8 माइनस 5, 8 into 5 40, 21 minus 40 19/8 with minus sign, है ना? फिर 0 अगले वेरिएबल का 0 प्लस 7 प्लस 0, 0 माइनस 7, अरे सॉरी यार 0 प्लस 7 7 प्लस 0 7, 7 माइनस 7 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 0 0, 7/8 प्लस 0 7/8 माइनस 0 7/8, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 माइनस 0 0। कुछ नहीं करना, इस कॉलम में वेरिएबल के कॉलम की मल्टीप्लाई करते रहो, जोड़ते रहो, उसमें से उसकी कॉस्ट घटा दो। फिर इस कॉलम में इसकी मल्टीप्लाई की 0 प्लस 0 0, 1 into 7 7 प्लस 0 into 0 7 आ गया, 7 माइनस 7 0 आ गया। एक बात और है, जो भी वेरिएबल बेसिक वेरिएबल है उसका तो जेड जे माइनस सीजे 0 आना ही आना है, फिक्स है ये बात। जो भी वेरिएबल बेसिक वेरिएबल है, बेसिस में लिखा है, उसकी जेड जे माइनस सीजे 0 ही आएगी। S1 की देखो 0 आई है, X2 की 0 आई है, S3 की 0 आई है, ये तो आनी है। तो ये हमारे पास अगला सॉल्यूशन आ गया LPP का। अब हम चेक करेंगे कि ये ऑप्टिमम है या नहीं। कैसे? हम जेड जे माइनस सीजे चेक करेंगे, पॉजिटिव आएगा क्या? नहीं, अभी भी एक निगेटिव है, क्या? माइनस 19/8 X1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अब हम अगला सॉल्यूशन फिर निकालेंगे। तो ये सेम प्रोसेस रिपीट। मैक्सिमम मोस्ट निगेटिव जेड जे माइनस सीजे किसका आया? X1 का। तो अगले आइट्रेशन में X1 बनेगा बेसिक वेरिएबल, इनमें से कोई एक बन जाएगा नॉन बेसिक, यानी इनमें से कोई एक वेरिएबल बेसिस छोड़ेगा, X1 बेसिस में आ जाएगा। ये कॉलम बन गया की कॉलम। कौन सा वाला वेरिएबल बेसिस छोड़ेगा उसके लिए हम निकालेंगे मिनिमम रेशो। हम XP वाले कॉलम को डिवाइड कर देंगे की कॉलम के एलिमेंट से, सिर्फ उनसे जो पॉजिटिव है और किसी से डिवाइड नहीं करना। XP 1/5/8 8/5, 3/3/8 8, 14/59/8 14 into 8 14 into 8, 112/59। अब मिनिमम चेक करो कि किस रो के लिए मिनिमम आया। आई थिंक 8/5 इज मिनिमम, 1 पॉइंट समथिंग 8, और ये तो 2 पॉइंट समथिंग हुआ, 2 के नियरेस्ट हो गया, वो मिनिमम आ गया। एलसीएम बराबर करके देख लेना अब। तो भैया अब S1 बेसिस छोड़ेगा, ये रो बन गई की रो, पहले की तरह की रो, ये कॉलम बन गया की कॉलम। तो S1 बेसिस से जाएगा, X1 बेसिस में आ जाएगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन है वो बन गया की एलिमेंट। हम अगली टेबल में इसे 1 बनाएंगे, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी पहला कॉलम सीबी के लिए, अगला कॉलम बेसिक वेरिएबल्स के लिए, अगला कॉलम XB के लिए,
अगला कॉलम x1 के लिए, अगला x2 के लिए, फिर s1 के लिए, फिर s2 के लिए और फिर s3 के लिए। वो मिनिमम रेशो के लिए छोड़ दिया हमने, जरूरत पड़ी तो। बेसिक वेरिएबल s1 गया, की रो के कोरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो चला गया, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, x1, x2 तो है ही, s3 रहेगा। सीबी में इसकी कॉस्ट आएगी, x1 की कॉस्ट क्या थी, 5। भाई कॉस्ट में फिर बता दूं, जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल का मल्टीपल कॉस्ट होती है, तो x1 की कॉस्ट क्या है, 5, x2 की 7, s3 की 0। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको की एलिमेंट को 1 बनाना है, तो मैं इस पूरी रो को 8 बाई 5 की मल्टीप्लाई करता हूं ताकि ये 1 बन जाए। 8 बाई 5 की मल्टीप्लाई की, यहां आएगा 8 बाई 5, ये बन गया 1, ये बनेगा 0, यहां बन जाएगा 8 बाई 5, यहां -1 बाई 5, यहां 0। अब इसकी हेल्प से इसे 0 बनाना है, तो मैं इस रो में से R2 में से इसका 3 बाई 5 टाइम सब्ट्रैक्ट करता हूं, R2 माइनस 3 बाई 5 टाइम ऑफ R1। क्यों, इसमें 3 बाई 5 की मल्टीप्लाई करोगे, 5 कट के 3 बाई 8 तो बचेगा, 3 बाई 8 माइनस 3 बाई 8 0 हो जाएगा। तो इस रो से इसका 3 बाई 5 टाइम सब्ट्रैक्ट किया, तो 3 माइनस 3 बाई 5, 15 माइनस 3, 12 बाई 5, 3 बाई 8 माइनस 3 बाई 8 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 रहेगा, 0 माइनस 3 बाई 5 माइनस 3 बाई 5 हो जाएगा, 1 बाई 8 माइनस इसका 3 बाई 5 टाइम 1 बाई 8 प्लस हो जाएगा 1 बाई 8 कॉमन, 1 प्लस 3 बाई 5, 1 5 3 8, 8 बाई 5 8 कैंसिल, 1 बाई 5, 0 माइनस 0 0। यहां पे क्या होगा, ये रो हम इसमें से इसका 59 बाई 5 टाइम सब्ट्रैक्ट करते हैं, R3 में से 59 बाई 5 टाइम R1 सब्ट्रैक्ट किया, तो 14 माइनस 59 बाई 5, 14 70, 70 माइनस 59 11 बाई 5, ठीक। 15 बाई 8, 14 माइनस इसका 15 बाई 5, ठीक है, यही पड़ेगा। 15 बाई 8 इसका 59 बाई 5, 15 बाई 8 बनाएगा, ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 रहेगा, 0 माइनस 59 बाई 5 माइनस 59 बाई 5, माइनस 7 बाई 8, ये कमीशन करनी पड़ेगी, माइनस 7 बाई 8, इसका 59 बाई 5 टाइम सब्ट्रैक्ट किया, प्लस हो जाएगा 1 बाई 8 इंटू 59 बाई 5, 1 बाई 8 इज कॉमन जी, माइनस 35 प्लस 59 बाई 5, 59 माइनस 35, 4 to 24, 24 बाई 40, 24 बाई 40, और यहां से 1 माइनस 0 0, और 1 माइनस 0 1। ऊपर इनके सीजेस क्या क्या थे, 5 7 0 0 0। चलिए सर, अगला सॉल्यूशन आ गया। अब हम इसे फिर से चेक करते हैं कि ऑप्टिमम है या नहीं। कैसे, नीचे हम निकालेंगे वही जेड माइनस सीजे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें सीबी वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 7, 5 माइनस 5 0, 0 प्लस 7 प्लस 0, 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 21 बाई 5 प्लस 0, 40 माइनस 21 19, पॉजिटिव 19 बाई 5, माइनस 1 प्लस 7 बाई 5 प्लस 0, 24 बाई 40, 4 से कैंसिल कर दो ना, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 3 बाई 5 आ गया तो जी, माइनस 5 7 माइनस 5
2/5 2/5 आया, इसका 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 माइनस 0 0 आया। अब देखिए ZJ माइनस CJ सबके नॉन नेगेटिव हो गए, तो ये जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमम भी है। सॉल्यूशन क्या है? जो बेसिक वेरिएबल के सामने लिखा हुआ है इसकी वैल्यू, यानी x1 तो 8/5, x2 की वैल्यू 12/5, x3 की ये है बट जरूरत नहीं है हमें तो x1 x2 निकालने हैं ना। और जो यहां पे नहीं लिखा हुआ वो 0 है, यानी s1 भी 0 है, s2 भी 0 है, तो x1 x2 की वैल्यू मिल गई। इसे यहां पुट कर लीजिए, तो z कितना आएगा 5x1 5 इंटू 8/5 प्लस 7x2 x2 12/5, 5 कैंसिल 8 प्लस 84/5 40 124/5, z की वैल्यू 124/5 एंड x1 x2 8/5 12/5, ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। तो आप इसके ऊपर एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करें, बड़े सिंपल है, जो आप सॉल्व करेंगे बड़े आसान लगेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन बना के पोस्ट कर दूंगा। अब अगले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस और करके दिखाऊंगा आपको इसके। टिल देन गुड बाय।